Hi students, today for class 11 specially, we will begin with uh, physics. Before I start physics, you have to uh, understand that how we should start physics. तो आपका जो एग्ज़ाम क्लास 10 का था वो 20 मार्च को जेएनबी में समाप्त हो गया था, जेएनबी सुपौल में पर्टिकुलरली। फिर उसके बाद से बहुत लंबा टाइम हो गया, तो मेनी वन हैज़ मेड प्लान टू गो सम कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट नाउ डेज द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री इज नॉट सपोर्टिव टू स्टे समवेयर एल्स। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी घर में होंगे और स्वस्थ होंगे, लेकिन पढ़ाई शायद आप शुरू भी कर दिए होंगे। तो मैं सिर्फ आपको ये एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब फिजिक्स की हम शुरुआत करते हैं तो आप अगर टेक्स्ट बुक उलट के देखे होंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो सवाल है कि हम शुरू कहाँ से करें। शुरू करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसके कुछ टूल्स है वहाँ से। और टूल्स बहुत ज़रूरी है, जब तक आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप फिज़िक्स को आप सही सही समझ नहीं पाओगे। और जब फिज़िक्स को समझ नहीं पाओगे तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें करना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। बिना इस मैथमेटिकल टूल्स के अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आपको एक ब्लेड दे दिया गया एंड यू आर कटिंग द ट्री विद द हेल्प ऑफ ब्लेड। हो सकता है कट भी जाए, बट हाउ मच एफर्ट, हाउ मच टाइम विल इट टेक, नोबडी कैन इमेजिन। तो फिजिक्स शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें हम बताएंगे जो आप बेसिक मैथ्स क्लास 10th में पढ़े थे उसका, कुछ बेसिक मैथ्स क्लास 11 और क्लास 12 का है। वैसे जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उनके लिए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, सारे आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ चैप्टर जो फिजिक्स में अभी ज़रूरत है वो मैथ्स में आखिरी में पढ़ाया जाए, तो फिर आपको समझने में थोड़ा परेशानी होगी या कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ पाएगा। पर्टिकुलरली जो साइंस विद बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो बायोलॉजी वालों के लिए और इवन मैथ वालों के लिए इसका जो स्टार्ट होना चाहिए फिजिक्स का वो मैथमेटिकल टूल से ही शुरू होना है। तो इसको हम शुरू करें। इसमें आपके जो कुछ बातें हैं वो हम लोग अलजेब्रा से करेंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्री आएगा, फिर मेंसुरेशन आएगा, और फिर कुछ बात लॉग का भी करेंगे, लॉगरिथम, और फिर कैलकुलस में आपको दो पार्ट आएगी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। न्यूटन साहब ने कैलकुलस का खोज किया था। तो कैलकुलस जो है वो फिजिक्स समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। कैलकुलस ही नहीं, जितने भी मैथमेटिकल पोर्शन हम लोग डील करेंगे मिनिमम उतना आपको आइडिया चाहिए। फिर हम इस मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर में ही हम वेक्टर पढ़ेंगे जो बहुत ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि जो मैक्सिमम जो फिजिकल क्वांटिटी है, दोज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये जो है वो जनरल एडिशन जो आप पढ़े हो बिल्कुल अलग है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है और ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, और यही ऑब्जेक्ट एक और वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। तो दो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट में एक साथ। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द टोटल वेलोसिटी, या फिर ऐड दीज टू वेलोसिटी। तो अगर आप आंसर 10 मीटर पर सेकेंड बोल दिए या लिख दिए तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे, ये आंसर नहीं होगा।
Object is moving simultaneously with two velocity 5 meter per second and 5 meter per second in this direction. सबसे पहले तो आप अपने इमेजिन करो कि क्या इस तरह का सिचुएशन संभव है डेली लाइफ में। तो दो तीन एग्जाम्पल आप कहीं से खोजो कि ये ऐसा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से कि आप एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, दो तीन एग्जाम्पल खुद इमेजिन करना कि ये होगा इस तरह का। जैसे कोई नदी से कोई बोट जा रहा है वर्टिकली, सपोज करो ये नदी है और इसका जो स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है और बोट जो है वो इधर की तरफ है। तो इसका मतलब है बोट में दो वेलोसिटी होगा, एक स्ट्रीम का भी वेलोसिटी इसमें आएगा और एक बोट का खुद का वेलोसिटी आएगा। तो हमें इस तरह की सिचुएशन में अगर ऐड करना पड़े तो फिर हम कैसे ऐड करेंगे? तो ये समझने के लिए वेक्टर का ज्ञान होना जरूरी है। तो यू हैव गिवन टू वेलोसिटी 5 मीटर per second in this direction, 5 meter per second in this direction. What is the addition of these two velocity? If somebody will ask you, its answer is not 10 meter per second. ये कभी नहीं होगा 10 meter per second। क्या होगा ये समझने के लिए हम वेक्टर पढ़ेंगे, क्योंकि अधिकांश मैक्सिमम जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर है। तो जो वेक्टर का एडिशन का नियम है वो ओबे कराएंगे। जनरल अलजेब्रा में जो हम पढ़े हैं अलजेब्रिक सम, वो सम हम नहीं कर सकते हैं वेक्टर को। तो वेक्टर का एडिशन, वेक्टर के बारे में पढ़ना है, फिर आपको डायमेंशन के बारे में पढ़ना है, फिर एरर के बारे में पढ़ना है, एरर इन मेजरमेंट। तो ये सारे पार्ट एक बहुत ही विस्तृत पार्ट है। इसको आप जितना अच्छा से आप तैयारी करो, हो सकता है आपको 20 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए इस पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए। घबराना नहीं है। अगर आप 25 दिन में पूरा कर लेते हो मैथमेटिकल टूल्स, एरर्स इन मेजरमेंट, डायमेंशन एंड वेक्टर, तो फिर आप बहुत अच्छे पोजीशन में रहोगे। तब आपको आगे जो भी चैप्टर पढ़ोगे वो सारे के सारे बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ आएगा। और अगर आप इसको बिना पढ़े अगर आप शुरू कर दिए पढ़ाई, तो हो सकता है कुछ बातें समझ में आता होगा, लेकिन मैक्सिमम आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। तो जब समझ नहीं आएगा तो फिर तो आप रटना शुरू करोगे, और फिजिक्स रटा नहीं जाता है, फिजिक्स समझा जाता है। रटने के लिए रटना जरूरी है, कुछ फॉर्मूला रटना जरूरी है, लेकिन समझना ज़्यादा जरूरी है। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स यू मस्ट नो द एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। तो हम इसी का कुछ आज शुरू करते हैं बताने के लिए कि हम कैसे मैथमेटिकल जो बेसिक्स है वो हम पहले तैयार कर लें, फिर हम डायमेंशन की ओर बढ़ें, फिर हम एरर्स पढ़ें, और फिर हम जाके वेक्टर पढ़ें, तब जा कर के हम फिजिक्स की शुरुआत करें। तो देन यू कैन स्टार्ट विथ मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, फिर उसके बाद जो आगे है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बस कंटिन्यू आप कर सकते हो। बट आफ्टर दैट यू विल हैव नो प्रॉब्लम, बट योर मैथमेटिकल टूल्स शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग। वैसे भी आप कहीं भी जाते हो तो पूरी तैयारी करते हो। तैयारी जो है फिजिक्स पढ़ने की तैयारी जो है वो मैथमेटिकल टूल्स को सबसे पहले बेहतर करना। कोई भी आप देखो, मान लो कोई आपको इंजन दे दिया, आपसे बोले जाओ खोल दो, उसका बहुत सारे स्क्रू है। कुछ स्क्रू आपको हो सकता है बाई योर एनर्जी, क्योंकि आपके एज में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, तो कुछ स्क्रू आप हाथ से भी खोल सकते हो। लेकिन कुछ स्क्रू जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, किट चाहिए, जिसमें बहुत सारे टूल्स होता है, रिंचेज होता है, उसके नंबर्स होते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ क्या करना है। तो उसी तरह से एक टूल्स भी है, और इसको हम लोग बढ़िया से पहले तैयारी करेंगे। आप समझो कि हम फिजिक्स पढ़ने की शुरुआत नहीं करें, फिजिक्स पढ़ाई तो बाद में होगा, फिजिक्स कैसे पढ़ा जाएगा उसकी हम पहले तैयारी करते हैं। सो बिगिन विथ हमारा जो भी क्लासेस होगा। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हम आज जो भी बताएंगे, अगर आपका फीडबैक आया देन आई विल कंटिन्यू दिस, नहीं तो फिर हम आपके फीडबैक का ही इंतजार करेंगे कि आप आगे चाहते क्या हो। क्योंकि आज अब अभी जो सिचुएशन है वो आप किसी कोचिंग या फिर कहीं लोकल कोचिंग या बाहर जाके पढ़ना, अभी
के सिचुएशन में बहुत ही मतलब कठिन काम है और वो असंभव ही है अभी। तो फिर आपको कुछ न कुछ चेंज करना पड़ेगा। और ऑनलाइन तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स के मटेरियल्स हैं, ढेर सारा। आप यूट्यूब खोले, आप देखे भी होंगे, बहुत सारे, हम भी देखते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। लेकिन वो जो भी आप पढ़ाते हैं वो मैथमेटिकल टूल्स करके कोई पार्ट नहीं पढ़ाते। इसलिए आपको कुछ कुछ बातें तो ज़रूर समझ में आता होगा और कुछ बातें नहीं समझ में आता होगा। तो विद दिस नोट लेट मी स्टार्ट द मैथमेटिकल टूल्स। तो पहला जो हम शुरू करेंगे वो आप ध्यान से देखें, वो सब आपका पढ़ा हुआ है शुरुआत में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स का पावर 2 होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका रूट यानी एक्स का सॉल्यूशन मिलता है। तो आप देखें कि द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। यानी इसके दो रूट हुआ, एक होगा प्लस और एक होगा यहाँ पे माइनस बी माइनस ए। ओके, ये आप पढ़े होंगे। उसके बाद हमारे पास दो रूट हम लिख भी दें, x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और x2 बराबर हुआ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दिस इज टू रूट्स, दैट इज टू सॉल्यूशन ऑफ x, यानी x का दो वैल्यू ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब ये भी आप पढ़े होंगे कि सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? तो सम ऑफ रूट्स दैट मीन्स व्हाट, x1 प्लस x2। अगर आप देखेंगे तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, यानी डायरेक्ट आप कर सकते हो। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है यानी x1 इंटू x2 वो बराबर है c बाई ए। ओके, वेरी गुड। तो चलो, ये बहुत सारे आपको फिजिक्स में इस तरह का केस आएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा और फिर आपको बोलेगा सॉल्यूशन निकालो कि क्या आंसर आएगा। यू विल गेट दैट वन। फिर हम आपको इस आधार पे एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं जिसका सॉल्यूशन आप खुद कर लेंगे, एंड यू चेक योरसेल्फ वेदर यू आर गेटिंग द आंसर राइट और नॉट। मान लो कि एक इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 4 नहीं प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x नहीं है, माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है, दोनों रूट निकालना है। रूट का हम आंसर लिख देते हैं। एक रूट जो है x1 वो है 3/2 और दूसरा जो है x2 वो है आपको 1। 3/2 और 1, इट इज़ नॉट 1, इट्स -1। तो अब आप उसके जो फॉर्मूला है उसमें आप फीड करके देखें। यहाँ a का वैल्यू 2 है, b का -1 है और c का वैल्यू 3 है। तो ये वैल्यू आप उस फॉर्मूला में फीड करें और आप इसका आंसर बहुत अच्छा से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा आप चलें, एक है, हम आपको बताते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम।
और बाइनोमियल थ्योरम में आपको एक हम सीरीज दे रहे हैं कि सपोज करो आप पढ़े होगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का पावर 4, पावर 5, पावर 5 नहीं पढ़े होगे, लेकिन क्यूब तक तो जरूर पढ़े होगे। तो बाइनोमियल साहब ने आपको एक एक्सपेंशन दिया सीरीज का, वो आप देखें ए प्लस बी टू द पावर एन, ये बराबर क्या होगा। तो ए प्लस बी टू द पावर एन का फॉर्मूला है, पहला है तुमको ए का पावर एन, पहला जो आपको टर्म मिलेगा ए का पावर 1, दूसरा टर्म मिलेगा एन ए टू द पावर एन माइनस 1 बी, या बी का पावर 1 कर दें सुविधा के लिए। ये दूसरा टर्म हुआ। तीसरा टर्म होगा आपको n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ये जो b का पावर 2 है, b का पावर पर ध्यान देना, 2 इंटू 1। तीसरा भी हम लिख देते हैं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 a टू द पावर n माइनस 3 b टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, so on प्लस so on। आप यू कैन कैरी, 4 में भी कैरी कर सकते हो। तो 4 वाला में क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 a टू द पावर n माइनस 4 b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लाइक दैट यू कैन कैरी ऑन। ये बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं। एक इसी को अगर बोले कि मान लो a के जगह a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू x, तो फिर एक्सपेंशन कैसा होगा। तो 1 प्लस एक्स का पावर n, अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो ठीक वैसे ही एक्सपैंड करेंगे। कुछ देर वीडियो रोक लो और इसका एक्सपेंशन लिखो। पहला क्या हो जाएगा, पहला टर्म का पावर n, तो 1 का पावर n, तो 1 का पावर कुछ भी होगा, n हो, n का वैल्यू कुछ भी हो तो 1 ही होगा। तो लिख दें सुविधा के लिए, 1 का पावर n लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1 लिखने से ही फायदा है, क्योंकि एनी पावर ऑफ 1 इज 1। प्लस सेकेंड टर्म आप बताएं, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, n इंटू, बताएं क्या टर्म हो जाएगा, n इंटू एक्स। देख लो, a टू द पावर n माइनस 1, तो 1 टू द पावर n माइनस 1 और x का पावर हो जाएगा तुमको 1। फिर अगला टर्म आप देख लो, इसमें भी आप लिख सकते हो। अगला टर्म हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी आप लिखोगे, जैसे 1 का पावर n माइनस 1 लिखे तो भी तो 1 ही होगा, 1 का पावर n माइनस 2 लिखे तो भी 1 होगा, 1 का पावर n माइनस 3 लिखेंगे तो भी 1 होगा। तो n इंटू एन माइनस 1 का पावर हो जाएगा तुमको n माइनस 2 इंटू दूसरा टर्म क्या था ना, x का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। Now you can check this one and try to solve this. Okay? फिर तीसरा भी आप कर सकते हो, फिर चौथा भी कर सकते हो, फिर पांचवा भी कर सकते हो। तो चौथा टर्म क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर फोर्थ के लिए भी कर सकते हो, n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 1, तो द x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 3 2 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लाइक दैट।
सो यू कैन कैरी ऑन दिस वन। अब कहोगे ये पढ़ने से फिजिक्स में क्या फायदा है, तो चलो हम बताएं फिजिक्स में क्या फायदा होता है। तो फिजिक्स में इसका फायदा, पहले तो आप ये जान लें कि इस फॉर्मूला में जो अगर x का वैल्यू x इज मच स्मॉलर देन 1 हो तो x इज मच स्मॉलर देन 1 हो तो उस केस में 1 प्लस एक्स का पावर n बराबर होगा 1 पहला टर्म प्लस nx, बाकी टर्म को हम नेग्लेक्ट कर दें। तो आप लिखोगे रिमेनिंग टर्म्स आर नेग्लेक्टेड ड्यू टू देयर स्मॉलर वैल्यू। बाकी टर्म को आपने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों? तो रिमेनिंग टर्म्स आर neglected ड्यू टू देयर स्मॉलर वैल्यू। ये बात आप लिखें। फिजिक्स में इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो x का वैल्यू होना है वो 1 से छोटा होना है। अब चलो फिजिक्स में हम 2 एग्जाम्पल देते हैं एंड ट्राई टू प्रूव दिस वन। एक तो पहला एग्जाम्पल आप इसको देखो, इस फॉर्मूला का यूज हम कैसे करेंगे। ये फॉर्मूला हम इधर लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स टू द पावर n बराबर हो जाएगा 1 प्लस nx। ये फॉर्मूला तब लागू होगा जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, सपोज करो कि आपसे कोई पूछ दे कि ये अर्थ है और इसके h हाइट पर आपसे पूछेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। तो आप 9 में भी खड़े होंगे, उसका फॉर्मूला ये होता है g इज इक्वल टू जी डैश हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, जी डैश, और सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है g। तो जी डैश इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय r प्लस h बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है GR² डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आएगा आपको जब भी कैलकुलेट करोगे, तो GR² बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक। अब इस फॉर्मूला को हम आगे बढ़ाते कि इसका यूज हम कैसे करते हैं मैथ का। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, g डैश कैन बी रिटन एज GR² डिवाइडेड बाय, आप r² कॉमन ले लो। देखो r कॉमन लोगे अंदर में, बाहर करोगे तो r² होगा। क्यों? r जो अंदर में है वो स्क्वायर के फॉर्म में है। तो अगर हम ऐसे लिखें r² कॉमन, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस h बाई r। करेक्ट? आप चेक कर लें आपको, अगर r² को अंदर में आप ले जाओ तो क्या होता है। तो r² ये अंदर में जाएगा तो r बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। तो ये जब अंदर में जाएगा तो ये r हो जाएगा, यहाँ भी r हो जाएगा और r कैंसिल लाइक दैट वन। ठीक है। तो r² आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा क्या? तो बचा आपका जो हम यहाँ करने जा रहे हैं, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 प्लस h बाय r का पावर -2। लग रही हो? इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओ तो पावर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अब आप देखो कि 1 और h बाय r, h है हाइट और r है रेडियस। तो अगर हाइट जो है वह रेडियस से काफ़ी छोटा है, रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर, मान लो 500 मीटर है, तो 500 मीटर और 6400 किलोमीटर का अगर इसे करोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो उस केस में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो जी डैश बराबर हो जाएगा जी मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 1, एक्स की जगह क्या है h बाय r, और
सॉरी एन की जगह क्या है -2, तो आंसर होगा -2 इंटू एच बाई आर। सो दिस यू कैन यूज। ठीक है, नाउ यू कम हियर। ये तो हुआ एक पार्ट जिसको आप जो बाइनोमियल थ्योरम है इसको या बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हम लगा सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को ही लगा सकते हैं इसमें। तो इसको आप ध्यान में रखना है, थ्योरम भी ध्यान में रखें, एक्सपेंशन क्या है, फिर 1 प्लस एक्स टू द पावर एन कितना होता है, फिर स्पेशल केस में अगर x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा हो तो ये सिर्फ 2 ही टर्म हम लिखते हैं, बाकी के टर्म को इग्नोर करते हैं। अब इसकी एक और यूज है। अब देखो कि आइंस्टीन साहब का मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन है E=mc², ये तो आप जानते होंगे। तो उनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बोला गया है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग वेरी फास्ट दैट मीन्स इट इज कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उस केस में आपको जो मास होगा वो मास बराबर हो जाएगा m देखो m है ऑब्जेक्ट का मास व्हेन इट इज मूविंग, और m0 जो है वह उसी ऑब्जेक्ट का मास है व्हेन इट इज इन रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग। तो ये है मूविंग ऑब्जेक्ट का मास, ये क्या है उसी ऑब्जेक्ट का मास जब वो रेस्ट में है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस v² बाय c²। ओके, अब ये एक्सप्रेशन से आप ये ध्यान करो कि ये एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है। सिंपल बात ये पता चलता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट का मास भी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ने से उसका मास भी बढ़ेगा। ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, तो अब देखो, तो हम यही एक्सप्रेशन लगाएंगे। ये इक्वल टू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो हम लिख सकते हैं m0 इंटू 1 माइनस v² बाय c² टू द पावर -हाफ। एग्री? करेक्ट। अब v² बाय c² का जो रेशियो होगा वो 1 से बड़ा होगा कि छोटा। अब ध्यान रखें, c इज स्पीड ऑफ लाइट एंड v इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और हम लोग पढ़े भी है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं हम कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि v² बाय c² का जो रेशियो होगा वो 1 से बहुत छोटा होगा। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, m0 इज इक्वल टू, वही एक्सपेंशन करेंगे 1 इंटू nx। तो व्हाट इज n? n इज -हाफ, और यहाँ पे माइनस पहले से है, तो प्लस 1/2 v² बाय c²। ओके, 1/2 v² बाय c²। सो एनीवे यू कैन डू दैट वन एंड यू कैन फाइंड। तो अब इस एक्सप्रेशन से ये लगता है कि m जो है वह m0 से ज्यादा है, m इज ग्रेटर देन m0, क्योंकि m0 इंटू 1 प्लस है, तो प्लस करेंगे तो नेचुरली ज़्यादा होगा। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हम लोग याद कर लें, और बाइनोमियल एक्सप्रेशन याद करने के बाद हम इसको 1 प्लस एक्स का पावर n के टर्म में भी याद कर ले। याद करने की याद तो एक करना है, दूसरा हम इसको इसमें लगा लें। फिर जब हम उसका एक्सप्रेशन बनाते हैं, एक्सपेंशन करते हैं अनंत तक, तो एक कंडीशन हमने बोला कि अगर x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा हो तो उस केस में वो जो आपका अनंत तक जो आपका एक्सटेंशन है, तो उसमें सिर्फ पहला 2 टर्म आप ले लें 1 प्लस nx, बाकी टर्म को आप नेग्लेक्ट कर लें। सो दिस वे यू कैन यूज इट इन फिजिक्स। अगला एक और टर्म हम बताते हैं, वो है एंगल के बारे में। और एंगल के बारे में ये आप जान लें, एंगल सभी को पता होगा कि हाउ विल यू डिफाइन एंगल। देखो एक सर्कल है,
It is not a good circle, but anyway, you let this is a circle. This one is radius r, and this point is a, this point is b. ये है आपका थीटा. तो एंगल डिसाइड करने से पहले एक आध चीज आप ध्यान से देखें. एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम, जो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं. सेक्साजेसिमल सिस्टम. सेक्साजेसिमल सिस्टम में वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये तो आपको पता है पहले से, बट इस सिस्टम को हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम. और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. 60 मिनट का होता है. और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड का. ये ध्यान में रखना है आपको. तो क्या देखें आप, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. तो दिस सिस्टम इज नोन एज सेक्साजेसिमल सिस्टम. अब आपको सर्कुलर सिस्टम में एंगल बताते हैं. नाउ दिस इज योर सर्कुलर सिस्टम. सर्कुलर सिस्टम में एंगल थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर. थीटा जो होता है वो L बाई आर होता है. ये पढ़े हो गए, ये भी पढ़े हो गए. अब इसमें थीटा का यूनिट अगर हम देखें तो बड़ा आश्चर्य लगेगा कि यहाँ मीटर होगा, यहाँ भी मीटर होगा, तो थीटा का कोई यूनिट नहीं होगा. लेकिन थीटा का यूनिट होता है रेडियन. इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन. शॉर्ट में बोले तो RAD, रेडियन. अब जो समझने की बात ये है आपको कि सपोज करो कि हमको ये L जो है ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, और ये आपका रेडियस, आर्क लेंथ बोलते हैं L को. तो अगर पूरे सर्कल का एंगल हम निकालें, एंगल एट द सेंटर ड्यू टू इंटायर सर्कल, अगर आपसे पूछेगी एंगल निकालो पूरे सर्कल का, तो आप कैसे निकाल सकते हो. तो L का वैल्यू पूरे सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 2 पाई r. सो थीटा इज इक्वल टू, L की जगह हम लिखेंगे 2 पाई r डिवाइडेड बाय r. सो r कैंसल, दिस इज 2 पाई रेडियन. 2 पाई रेडियन दैट यू नो. लेकिन साथ साथ एक और चीज हम पढ़े थे कि सेंटर पर जो टोटल एंगल होता है वह 360 डिग्री का होता है. तो हम ये लिख सकते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. ये भी तो पूरे सर्कल का एंगल निकाले थे 2 पाई रेडियन, और पूरे सर्कल का सेंटर पे एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री. तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई बाय 360 रेडियन. ठीक है. 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, रेडियन में ही बताना है आपको. तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 2 पाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 60. 1 सेकेंड में कितना रेडियन होगा, 2 पाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 60. ओके, सो दिस वे यू कैलकुलेट एंड यू गेट द आंसर. क्योंकि इसकी जरूरत है आपको, जो हम स्पेस में या एस्ट्रोनॉमी में बहुत यूज होता है इसका, सेकेंड का. जैसे मान लो आपसे अगर पूछे एक डिस्टेंस का यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है. डिस्टेंस का यूनिट बहुत होता है, ढेर सारा, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, बहुत सारे यूनिट होते हैं. एंगस्ट्रम होता है, माइक्रोमीटर होता है.
बड़ा यूनिट की ओर हम चलते हैं। बड़ा यूनिट क्या होता है? लाइट ईयर। उससे भी बड़ा यूनिट होता है पारसेक। डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट होता है पारसेक। ठीक है, पारसेक। और ये पारसेक क्या है? तो आप इसको समझ के देखें। तो मान लो ये सन है और ये है अर्थ। ओके, दिस इज सन, दिस वन इज अर्थ। अब इसके बीच का जो दूरी है उसको हम बोलते हैं 1 AU। AU फॉर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, AU फॉर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो आपको पता ही होगा, पढ़े होगी। सूरज की रोशनी को तकरीबन 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है पृथ्वी तक आने में। तो लाइट का स्पीड तो आपको पता है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो फिर 8 मिनट और जो सर्टेन सेकंड है उसमें कितना दूरी? तो जितनी दूरी होगी वही AU है। इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन, द मीन डिस्टेंस आप बोल सकते हो। मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। मीन डिस्टेंस क्यों बोले? क्योंकि आपको पता है कि अर्थ जो है वह सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, इलिप्टिकल। तो इलिप्टिकल में क्या होता है कि प्रॉब्लम, जैसे कभी अर्थ जो है वह सन के पास आ जाता है और कभी बहुत दूर होता है। उसको हम लोग एपोजी पेरिजी बोलते हैं या एपेहेलियन पेरिहेलियन बोलते हैं। तो जब पास हो वो दूरी और जो सबसे दूर हो वो दूरी, दोनों का आप एवरेज निकालो, दैट इज वी आर कॉलिंग मीन डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ यू कैलकुलेटेड, करेक्ट? दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब यहां से एक पॉइंट खोजो, यहां से यहां पे कहीं पे हम पॉइंट लेते हैं। मान लो ये पॉइंट खोजो, ठीक? तो पॉइंट खोजे तो मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट, इसको अर्थ से ये एंगल जो है वो 1 सेकेंड होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। यानी वो पॉइंट आपको ढूंढना है जहां पे अर्थ और सन के द्वारा या उसके मीन डिस्टेंस के द्वारा कितना एंगल बनना है? 1 सेकेंड। तो वो पॉइंट और अर्थ के जो बीच का दूरी होगा उसको हम बोलते हैं 1 पारसेक। ओके, तो फुल फॉर्म क्या हुआ? पैरालैक्टिक सेकेंड। फुल फॉर्म इसका क्या हुआ? पैरालैक्टिक सेकेंड। तो 1 पारसेक हम कैसे निकालेंगे? हम पहले सन एंड अर्थ का मीन डिस्टेंस निकालें, ये 1 सेकेंड हो गया। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये थीटा बराबर हो जाएगा L/R। उससे भी आप निकाल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू L/R। L क्या हुआ? ये R पता, सॉरी आपको निकालना क्या था? R तो ये दूरी हो गई, L आपका ये दूरी ले लो, थीटा आपको 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड को क्या चेंज करना? तुम रेडियन में चेंज करना, करेक्ट? और तब जाकर के वैल्यू फीड करो तो R बराबर हो जाएगा L/थीटा। तो L 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, थीटा 1 सेकेंड का रेडियन में चेंज करके, तो वो आपको 1 पारसेक का वैल्यू निकल जाएगा। तो अभी चूंकि आप बैठे हो तो बैठ करके आप कोशिश करो इसको कैलकुलेट करने का और देखो कि वो आता है कि नहीं, कि वेदर 1 पारसेक यू आर गेटिंग और नॉट। ठीक है? और वो कितना लाइट ईयर का होता है, लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है, दैट दिस ऑल थिंग्स यू गो, बिकॉज एवरीथिंग बेसिकली यू नो। तो पारसेक आप समझ गए, पैरालैक्टिक सेकेंड बोलते हैं। पैरालैक्टिक सेकेंड क्या है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ के द्वारा किसी पॉइंट पर 1 सेकेंड अगर एंगल बनता है तो उस पॉइंट से अर्थ की जो दूरी होगी वो कहलाएगा 1 पारसेक। नाउ अगला जो हम बात कर रहे थे ये हुआ एंगल के बारे। एक और टर्म है, ध्यान दें कि एक टर्म आता है, यहीं पे बता दें, वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, तो मान लो एक सॉलिड एंगल जो होता है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में ही होता है। सर्कल में तो आप देख लिए हो जो आपका एंगल है, हम ये स्फेयर है आपको, इट इज नॉट सर्कल, लुक्स लाइक सर्कल बट इट इज अ स्फेयर। ठीक, स्फेयर का हम एक छोटा सा सेक्शन लिए ऊपर में सरफेस, और इसके सेंटर को उस सरफेस के हर एक पॉइंट को हम मिला दें।
ओके, हर एक पॉइंट को मिला लें और फिर इसको कट करके हम बाहर निकालें। तो कैसा शेप होता है पता है आपको? ऐसे होगा, ऐसे, ऐसा, ये कट करके ये सॉलिड पार्ट होगा। तो ये जो एंगल हुआ, ये इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, डी ओमेगा। क्या करना है आपको कि यू टेक वन ए स्फेयर of radius r, then you take a small section of the surface and you join all the points of the section to the center. The structure is that this angle, such solid angle, this angle is actually termed as solid angle. Okay, तो प्लेन एंगल में 2 लाइन होता है, इसमें अनगिनत लाइन होगा। ओके, तो ये एकदम सॉलिड रहता है, सॉलिड। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है डी ओमेगा बराबर हुआ डी एस बाय आर स्क्वायर, करेक्ट। डी एस क्या हुआ? तो जो सरफेस पर ने आप एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, छोटा सेक्शन, उसका वो एरिया है, सरफेस एरिया। तो फिर यहां पे भी बनता है क्वेश्चन कि मान लो अगर आपसे पूछे कि पूरे स्फेयर का कितना सॉलिड एंगल होगा, तो पूरे स्फेयर का सॉलिड एंगल बताएं। पूरे स्फेयर का सॉलिड एंगल हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू एस बाय आर स्क्वायर। एस हुआ पूरे सरफेस का एरिया। तो पूरे सरफेस का एरिया क्या होता है ना स्फेयर का, ये तो आप पढ़े होगे फॉर्मूला में, 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कैंसल्ड, तो कितना बना सॉलिड एंगल? 4 पाई एस्टेरेडियन यानी एस आर। तो टोटल सॉलिड एंगल सेंटर पे कितना होता है? 4 पाई एस्टेरेडियन। और टोटल एंगल कितना होता है? वो होता है 2 पाई रेडियन। 4 पाई एस्टेरेडियन एंड 2 पाई रेडियन। दिस इज द वन पार्ट दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो इसकी जरूरत क्या होगी कि मान लो एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, यहाँ पे लाइट का पॉइंट सोर्स है, यह यहाँ से चारों बगल जा रहा है लाइट। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ये पॉइंट सोर्स से लाइट कितने सॉलिड एंगल से जा रहा है, तो चारों बगल जा रहा है, इसका मतलब है टोटल सॉलिड एंगल से जा रहा होगा, इधर भी, नीचे भी, ऊपर भी, सब डायरेक्शन में। तो हम बता सकते हैं कि द इंटायर लाइट इज पासिंग थ्रू ए सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई स्टेरेडियन। ओके, अब एक और लास्ट में चलते क्वेश्चन पूछते हैं और इसकी कोशिश करो। मान लो कि आपके पास रेगुलर स्फेयर ना हो, सपोज करो कि ऐसे इरेगुलर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसका सेंटर है यहाँ पे, यहाँ बीच में भी नहीं है, तो तेरे को पूछे कि इस सेंटर पे सॉलिड एंगल टोटल कितना होगा? क्या 4 पाई स्टेरेडियन ही होगा, या उससे ज्यादा होगा, या उससे कम होगा, या फिर सॉलिड एंगल होएगा ही नहीं? So this is the question that you have to think and get the answer. In next class, we will declare the answer, what is actually happening here. Okay? तो ये ध्यान में रखना है कि एक इरेगुलर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के सेंटर पे टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है? क्या ये 0 होता है, क्या ये 4 पाई होता है, या 4 पाई से कम होता है, या 4 पाई से ज़्यादा होता है? बस इसी नोट के साथ आज के लिए हम विश करते हैं कि आप बहुत अच्छा से रहें और खुद पर ज़्यादा विश्वास करना सीखें, तो आगे जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही ब्राइट होगा। सो थैंक यू वेरी मच टुडे।